प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है। तो मैं वो चीज़ें यहाँ पे बताने जा रही हूँ जिसमें फ़र्स्ट पार्ट में हम लिमिटेशंस की बात करेंगे, नॉन डीजेनरेट फार्मूलाज की, ठीक है। वैलिडिटी देखेंगे कि क्या और किस हद तक होती है, ये जस्ट थ्योरी टाइप है। और उसके बाद कुछ टर्म्स को मैं लिखने का तरीका वगैरह वो मैं बताऊंगी, कैट वेक्टर्स और किस तरह से, क्योंकि जो बुक हम अभी फॉलो करने जा रहे हैं ज़ेटली की बुक, उसमें जो नोटेशंस यूज़ हुई हैं क्योंकि वैसे ही यूज़ करनी है और उनकी कैलकुलेशन और वो फार्मूलाज वगैरह जो भी लगाने हैं वो उसी से ईजी होगा। तो मेक श्योर कि आप ये फिर वीडियो देख लें, ठीक है। तो इसमें जो हमने लास्टली फार्मूलाज को जनरेट किया था फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ वेव फंक्शन एंड एनर्जीज एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन फॉर एनर्जी, हमने इंटीग्रल्स को जनरेट किया था और फार्मूलाज को जनरेट किया था। इसमें अगर प्रॉब्लम्स देखें तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर वैलिडिटी की अगर बात की जाए कि वैलिडिटी ऑफ दीज पर्टर्बेशन फार्मूलाज क्या है, तो जस्ट इन केस के अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे। तो पर्टर्बेशन थ्योरी जस्ट हमने पहले जैसे कहा था कि इट वर्क्स फॉर स्मॉल पर्टर्बेशन, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक सीरीज़ है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है, ये भी और ये भी। ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है। और इसमें भी ये इंटीग्रल हम देख रहे हैं, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, जो कि -∞ टू +∞ तक जा रहा होता है। तो स्पेसिफिकली दीज टू, ठीक है। और इससे हायर जो करेक्शंस होती हैं वो सारी भी समेशन की फॉर्म में ही होती हैं, ठीक है, अदर देन दिस वन। तो ये सारी सीरीज़ जो है इनको कन्वर्ज करना चाहिए, और इनकी कन्वर्जेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो इनका पैरामीटर है ये वाला, ठीक है, ये एक इसका कांस्टेंट पैरामीटर बनता है ना, ये वाला डिफाइनिंग। तो ये जो इसका कोफिशिएंट बनता है, ये कोफिशिएंट बहुत स्मॉल होना चाहिए। अगर ये लार्ज है, ठीक है, और ये एज सीरीज़ प्रोग्रेसेस अगर ये लार्ज होता जाता है तो फिर मोस्ट ये चांसेस होते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्ज ना करे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो पैरामीटर है, क्योंकि इसमें भी तो वही है, ये तो इसका स्क्वायर है, ठीक है, एटलीस्ट ये जो टर्म है एटलीस्ट, ठीक है, अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो ये टर्म जो इसमें भी वैसी ही है, इसमें बेशक इसका स्क्वायर कंजुगेट है, बट लीस्ट अगर हम बात करें तो ये एटलीस्ट टर्म जो है दैट शुड बी वेरी लेस देन 1। और ये मैं बता रही हूँ जस्ट इन केस कि आपको ये क्वेश्चन बोला जाए कि थ्योरी टाइप के क्या इसकी वैलिडिटी है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। जो ये करेक्शन पैरामीटर है दैट शुड बी वेरी लेस देन 1, ठीक है। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो केस आपका हो वो डीजेनरेट केस ना हो बल्कि नॉन डीजेनरेट हो। अब डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट के बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो डीजेनरेट प्रॉब्लम्स वो होती हैं जब आपके पास 2 वेव फंक्शंस है, लेट्स से साई एम और साई एन, ठीक है। इन दोनों स्टेट्स पे, ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन इन दोनों पे जो एनर्जीज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अगर ये इक्वल हो जाएं तो ये फार्मूलाज ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ये डीजेनरेसी है। अगर ये इक्वल हो जाएं देन दीज फार्मूलाज ब्रेक डाउन्स हाउ, ये ऐसे कि फॉर एग्जांपल ये एम स्टेट है, ये एन स्टेट है, ये इन स्टेट्स पे इनकी एनर्जीज़ हैं। अगर ये दोनों स्टेट्स की एनर्जी डीजेनरेसी अगर एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों स्टेट्स की एनर्जी, डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी सेम है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ये इंटीग्रल या समेशन या टर्म्स या कोफिशिएंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, हैंस ये वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो नॉन डीजेनरेट केस के लिए हम ये 3 फार्मूलाज यूज़ करते हैं। डीजेनरेट केस के लिए हमें डिफरेंट मैथमेटिक्स करनी पड़ती है और डीजेनरेसी को हाथ में लाते हुए फार्मूलाज को जनरेट करना पड़ता है। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं इसकी कि एक तो पर्टर्बेशन जो है या करेक्शन जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यही बेस थी पर्टर्बेशन थ्योरी की भी जो हमने स्टार्ट में बात की थी। और इसके अलावा नॉन डीजेनरेट स्टेट्स होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एलेबरेट किया कि अगर डीजेनरेसी है तो 2 वेव फंक्शंस इक्वल एनर्जी को शेयर कर रहे होंगे, एंड हेंस यहाँ पे आप इन दोनों को इक्वल करेंगे उस स्टेट के लिए। कोई भी ये कोफिशिएंट बीच में हो सकता है, ठीक है, कोई भी ये कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन पूरी समेशन के टर्म्स में लेट्स से आपके पास एक भी इनफाइनाइट आ गया तो सारी टर्म्स इनफाइनाइट होगी ना, ठीक है। इनफाइनाइट में आप जितना भी ऐड करें वो इनफाइनाइट ही होता है, तो ये फिर सारी सीरीज़ को डिस्टर्ब कर देगा और रिजल्ट को भी इनफाइनाइट कर देगा।
अगर कोई एटलीस्ट 2 या 3 भी ऐसे डीजेनरेसी के केस आ जाते हैं, क्योंकि ये समेशन टर्म एक्सटेंड करती है ना, तो मे भी कुछ पेयर्स के लिए नॉन डीजेनरेट सेटिस्फाई करे और कुछ के लिए डीजेनरेट हो जाए, तो ये इस तरह से। तो ये हमने इनकी लिमिटेशंस को डिस्कस कर लिया है। करने से पहले मैं कुछ नोटेशंस को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, क्योंकि ये बुक में भी यूज़ हुए हैं और ये बहुत इजी नोटेशंस हैं, तो मैं उनको ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ और यहाँ पे आपको बस शो करना चाहती हूँ कि कैट की फॉर्म में अगर हम वेक्टर को लिखें या ब्रा की फॉर्म में करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें मैं कुछ ओवरव्यू देना चाहती हूँ, जस्ट कि आप उन नोटेशंस को पहचान सकें और लिख सकें। तो बहुत इजी हैं वो, तो बस उनको पहचानना है। यहाँ पे हमने ये जो अगर साई एन ऑफ ज़ीरो है, ठीक है, ओरिजिनल वेव फंक्शन है और वो nth ऑर्डर है, ठीक है, nth ऑर्डर है मतलब इसमें क्वांटम नंबर n होगा, तो हम इसे कैट की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ इसके क्वांटम नंबर की फॉर्म में ऐसे, ठीक है। ये ओरिजिनल वेव फंक्शन को ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको इस तरह से जो साई एन ऑफ 1 है या साई n है, ठीक है, इनको भी हम ऐसे कैट की फॉर्म में ऐसे इसके अंदर लिख दें, ये भी ठीक रहेगा, ठीक है, ये भी वैलिड है। इनके लिए हम ऐसे करते हैं, इनके लिए जो ओरिजिनल वेव फंक्शन होते हैं ना स्पेसिफिकली, उनको हम इस तरह से शो करते होते हैं, जो 0th ऑर्डर होते हैं, ठीक है, उनको इनके क्वांटम नंबर की फॉर्म में लिख देते होते हैं। तो ये नोटेशन यूज़ होगी। जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली में उन्हें करवाई है उनमें उन्होंने इस नोटेशन को, कैट नोटेशन को यूज़ किया है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट टू। तो अगर ऐसा मैं कर दूँ कि ये मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूँ, ठीक है, इसका, तो मैं इसे क्या लिख दूँगी, इन ब्रा वेक्टर, ऐसे ये इन्वर्ट हो जाएंगी ब्रैकेट्स। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लूँ तो ये इन्वर्ट हो जाएगी इसकी ब्रैकेट, ठीक है। और ये चीज़ शो करती है कि ये इस वेव फंक्शन का जो इसके अंदर है, जो कि ओरिजिनली क्या है, साई एन ऑफ 0 ही है, ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को शो करना हो तो हम ब्रा वेक्टर को यूज़ करते हैं। अगर सिंपल वेव फंक्शन हो जैसे ये, इसे हम कैट वेक्टर से शो करते हैं, विच शोज़ ये वाला वेक्टर, ठीक है, और ये इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को शो कर रहा होता है, तो ये ठीक है। इसी तरह अगर ये साई एम ऑफ 0 है तो मैं इसे शो कर सकती हूँ, 0th ऑर्डर है ना, इसे क्वांटम नंबर की फॉर्म में, इसका क्वांटम नंबर m की फॉर्म में है ना ये, तो इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। और तो ये सारी नोटेशन जो हैं इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें ये वाली चेंज हो जाएगी। 0th ऑर्डर जो है उनकी जगह हम ये वेक्टर्स, कैट वेक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर था ना, ये हमने इस तरह से लिखा था, इसे हम लिख सकते हैं ये, और 0th ऑर्डर है ना उसकी जगह n, ठीक है, ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ओके। और इसके अलावा ये साई एन ऑफ 1 है, साई एन ऑफ 1 में यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो ये उसी मुताबिक से हम करेंगे समेशन m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, और ये स्टार्ट m, फिर ये h प्राइम, फिर ये n, ठीक है, ये इनके क्वांटम नंबर्स के लिहाज से। और ये क्योंकि 0th ऑर्डर थे दैट्स वाई मैंने वैसे ही रखे। एनर्जी तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। और साई एम ऑफ 0, ये भी 0th ऑर्डर है, इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये होता ना साई ऑफ m+1 तो इसे हम ऐसे लिखते, क्वांटम नंबर इसका m+1 है तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने इनके फॉर्म में, क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में ये एक फार्मूला इसका लिखा, इसका भी लिखा, इसका भी लिख सकते हैं। ये तो वैसे en(2) इस जैसा ही है, बस उसका स्क्वायर कंजुगेट है, तो ये भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे m आ जाएगा, h प्राइम, यहाँ पे n, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल सी नोटेशन है, ओके, जिसमें वेव फंक्शन को हम इस कैट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कैट वेक्टर में जो हमने ये रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, ये इनके क्वांटम नंबर की फॉर्म में लिख लिया है। इसी तरह आगे हम जब स्टार्क इफेक्ट को स्टडी करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की जो स्टेट्स हैं, वेव फंक्शंस हैं, वो डिफाइंड होते हैं NLM। उसमें उन्होंने बोला है कि स्पिन क्वांटम नंबर को आप इग्नोर करें, तो इसलिए NLM से वेव फंक्शन रिप्रेजेंट होता है ना हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हम ये जो उसका वेक्टर होगा हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, अनपर्टर्ब हाइड्रोजन एटम का, वो हम इस कैट से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, क्योंकि इसमें क्वांटम नंबर्स क्या हैं, NLM हैं, ठीक है। ये इन तीनों पे डिपेंड कर रहा होता है इसका वेव फंक्शन, दैट्स वाई हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे,
ऑलराइट, तो ये आपको ये यहाँ पे नोटेशंस इसलिए मैंने क्लियर कराई हैं क्योंकि वहाँ पे यूज़ हुई हैं, बुक में यूज़ हुई हैं। तो इन केस अगर ये आ जाए नोटेशंस से आप फेमिलियर हों, तो यहाँ पे मैंने नोटेशंस इंट्रोड्यूस करा दी हैं। और इसमें कुछ डिफरेंट अप्रोच यूज़ होगी, मतलब यूजुअल से थोड़ी सी डिफरेंट, मतलब इनको लेते हुए। और फार्मूला जैसे बाय डेफिनेशन हम प्रोसीड करते होते हैं, इसमें इस तरह से मैथमेटिकल ट्रिक्स नहीं हैं, इतनी टफ मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिर जहन में रखनी होंगी और उनको पहचानना होगा। ये वाली चीज़ें आपने बहुत अच्छे से देख लेनी हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करती हूँ। ये वीडियो मेक श्योर कि आप उसे देख लें ताकि आपके लिए आगे आसानी हो जाए।